दोस्तों, परीक्षाएं जैसे जैसे निकट आती हैं, अभ्यर्थी के मन में एक विशेष प्रकार की भावना और एक विशेष प्रकार की घबराहट होने लगती है। लगता है कि कुछ याद नहीं हुआ और एग्ज़ाम में वो क्या कर पाएंगे। दोस्तों, ये सभी के साथ होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, घबराहट उसी को होगी जो एग्ज़ाम को लेकर गंभीर है, और जो लोग गंभीर नहीं है ना, उनको घबराहट भी नहीं होती है। वैसे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और बहुत ही ध्यान समझिएगा इसको, कि घबराया हुआ सेनापति कभी भी युद्ध को जीत नहीं सकता है। घबराया हुआ सेनापति कभी भी एक बेहतर रणनीति बना नहीं पाएगा और वह विजयी नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परख ऐचैरी। जब मुसीबत का समय होता है तो उसी समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है, आपके धर्म की परीक्षा होती है, मित्र की परीक्षा होती है और आपकी पत्नी की परीक्षा होती है। आपातकाल में देखा जाता है कि कौन कितनी देर आपके पास रुक सकता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपना जो पेशेंस है, धैर्य है, विपत्ति में अगर आप बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आप औरों से बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं तो आपका दिमाग जो है कुंद हो जाता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। और अब सबसे अच्छा समय है आपके पास जब आप रिवीजन कर सकते हैं। आज का मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट नंबर 23 होगा। अब तक हम लोग 22 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और दोस्तों, ये जो 22 मॉक टेस्ट हैं, इनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट को प्ले करके आप सारे मॉक टेस्ट एक साथ लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके सारे मॉक टेस्ट की PDF भी आप ले सकते हैं एक साथ, और बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में जिसका नंबर 23 होगा, इसमें हम दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के कुल 31 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों पिछले 2-3 सालों के दौरान UPPSC की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि RO की 2 परीक्षाएं हुई हैं, दोनों क्वेश्चन पेपर हैं। साथ ही साथ UPPCS की जो परीक्षाएं हुई हैं 2023, 24 और 25 में, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और जो UPSSSC के कुछ पेपर हैं वहाँ से भी। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और बहुत ही डिटेल में सचित्र मैंने आप लोगों को यहाँ पर हर बिंदु को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि आप चीज़ें जो हैं बहुत तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद रहें। ठीक है, तो कहते हैं ना कि पेशेंस, धैर्य, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। तो आपके धैर्य की परीक्षा शुरू हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि UPPSC RO री एग्ज़ाम से लिया गया है। क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, ये कथन भी आपका करेक्ट है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर आपका करेक्ट है। दोस्तों, आजीवक संप्रदाय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में जानें। देखिए, आजीवक संप्रदाय क्या है? भारत का एक प्राचीन तपस्वी संप्रदाय था जिसकी स्थापना मक्खली पुत्र गोसाल ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। और ध्यान रखिए कि यह संप्रदाय बौद्ध और जैन धर्म के समकालीन था, जिसका मूल सिद्धांत था नियतिवाद। यानी कि जो ये आपका मक्खली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की, तो इस आधार पर की थी कि नियति जो है सब कुछ तय करती है और जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आते हैं वो नियति के अधीन है। इंसान के कर्म नियति को बदल नहीं सकते हैं। ये बात कही गई थी मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा, जो कि आजीवक संप्रदाय के जो प्रणेता थे और उन्होंने स्थापना की थी। और ध्यान दीजिएगा कि इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा था। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ये प्रश्न भी री एग्जाम में पूछा गया था RO के, कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, केसरिया स्तूप, धमेक स्तूप या फिर भरौत स्तूप? तो दोस्तों, ये तस्वीर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये तस्वीर जो है ये केसरिया स्तूप की है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। ठीक है ना। अब देखो, जो केसरिया स्तूप है दोस्तों, यही सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 104 फीट है, और इसका निर्माण जो था वो मौर्य काल में हुआ था। सांची का स्तूप ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और प्रायः लोगों के दिमाग में भी रहता है, लेकिन सांची का स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन यह केसरिया स्तूप से छोटा है। ठीक है ना।
और धमेक स्तूप यह सारनाथ भारत में स्थित एक और महत्वपूर्ण स्तूप है, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप नहीं है। और भरूच स्तूप दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो सारी बातें क्लियर। सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो स्तूप है कौन सा है, तो केसरिया स्तूप है, ये बिहार में स्थित है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया था? ये प्रश्न भी आर एग्जाम का है और इसमें जो सही आंसर है क्या गेस करेंगे आप? अगर आप पहुंच रहे हैं विकल्प बी तक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राजराज प्रथम, ध्यान दीजिएगा, ये एक चोल राजा था जिसने त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है, तब इसे कहते थे त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था और पांड्य राजा को पकड़ लिया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राजराज का समय कब तक रहा, तो दोस्तों ये 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक राजराज प्रथम जो था चोल वंश का, ये राजा रहा। राजराज प्रथम ने त्रिवेंद्रम, जो कि वर्तमान तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम है, तो यहाँ पर चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था और तब कोल्लम को कहा जाता था क्वीलोन पर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात उसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को पकड़ लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो अमरावती का भव्य स्तूप है ये किसने बनवाया था? सातवाहन राजवंश, शुंग राजवंश, मौर्य राजवंश या वाकाटक राजवंश ने? और दोस्तों अगर आपने गेस किया है विकल्प ए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस राजवंश में शासकों विशेषकर राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में इसका निर्माण कार्य और विस्तार हुआ, जिससे यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक बन गया है। अमरावती स्तूप, इसे महाचैत्य के नाम से भी जाना जाता है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था सातवाहन राजवंश के संरक्षण में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित, मनों से आनंद का भोग करे? तो ये कथन किसका है? देखो दोस्तों ये जो कथन है ये सम्राट अशोक का है। विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों को अपनाया और अपनी प्रजा के कल्याण, शांति और अच्छे कर्मों पर बल दिया। ये जो स्टेटमेंट है उनकी प्रशासनिक नीति और प्रजा की भलाई की इच्छा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपीपीएससी की परीक्षा में, तो बिल्कुल पूरी संभावना है कि ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से रट लीजिए। चीज़ें जितनी ही आपको कंठस्थ रहेंगी एग्ज़ाम में उतना ही आपको आसानी होती है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि आपने कंठस्थ किया है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप गेस कर पाते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ और विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर आपको मैच कराना है, तो कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है ना। देखो आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथ में विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है और महावंश पिटक है। ये 4 किताबें हैं, 4 ग्रंथ हैं, तो किसमें क्या वर्णन मिलता है यही आपको यहाँ पर गेस करना है, सही सही मैच कराना है। इसके बाद ये जो कूट दिया गया है इसमें से आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और महावंश पिटक के बारे में, तो यहाँ पर देखिए विनय पिटक में क्या है कि विनय पिटक जो है बौद्ध मठ में शामिल होने के जो नियम हैं वो दिए गए हैं आपके विनय पिटक में। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करें सुत्त पिटक के बारे में, तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, यानी कि इसका जो दूसरा विकल्प है सामने सामने ये आपका मैच हो रहा है। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक मामले दिए गए हैं जो कि ऑप्शन 4 से जाके मैच हो रहा है। और अब एक और बचता है आपका, ठीक है, महावंश पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के जो क्षेत्रीय इतिहास है उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका यहाँ पर उत्तर बन रहा है, ए का 3 बन रहा है, बी का 2 बन रहा है और सी का 4 बन रहा है और डी का 1 बन रहा है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न यूपी SSC पेड परीक्षा से लिया गया है। और दोस्तों आपको पता ही है कि पंचतंत्र की कहानियाँ आपने खूब पढ़ी होंगी। इसमें जानवरों को जो है एक कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जाता है
और कुछ मोरल स्टोरीज इसमें लिखी गई हैं जो कि बच्चों को सुनाई जाती हैं और इससे बच्चों में नैतिकता का निर्माण होता है। बहुत ही शानदार किताबें हैं ये, और इसका निर्माण किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वह किस मुद्रा में दिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह उपदेश बौद्ध धर्म की नींव माना जाता है, जिसमें उन्होंने धर्म के चक्र को गतिमान किया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है धम्म चक्र प्रवर्तन। इसका अर्थ होता है धर्म के पहिए को घुमाना। दोस्तों इसके अलावा ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है और इसका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर देखिए, ये गौतम बुद्ध जी की एक प्रतिमा है और ये जो मुद्रा है आप देख रहे हैं, इनका जो दाहिना हाथ है वो पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा है और बायां हाथ जो है ये कहाँ पर है? बायां हाथ इनके अंक में है, गोद में है। और इस मुद्रा को क्या कहते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का स्पर्श। बौद्ध धर्म में यह एक प्रतीकात्मक मुद्रा है जिसमें जो दाहिना हाथ है वो नीचे की ओर रहता है और उंगलियां जो हैं वो पृथ्वी को छूती हैं। यह मुद्रा भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय के क्षण का प्रतीक है, जब उन्होंने माता पृथ्वी को अपने जो ज्ञान प्राप्ति जब हुई तो उसका साक्षी बनाने के लिए उन्होंने आवाहन किया था। तो ये मुद्रा जो है उनके ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतीक है, जिसमें पृथ्वी माता को उन्होंने इसका साक्षी बनाया था। ठीक है, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे हरिसेन? हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हरिसेन ने ही लिखी हैं। और प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त के बारे में है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वह एक संस्कृत के कवि थे और मंत्री भी थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद अस्तम शिलालेख में है, तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना हरिसेन की है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है जो कि पीसीएस प्री 2025 से लिया गया है। 4 बौद्ध संगीतियाँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं इनको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं। कई बार तो ये पूछा जाता है कि उसमें शासक कौन था या किसकी अध्यक्षता में कौन सी संगीति हुई थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं और पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो रिवीजन भी आप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन जरूर करिएगा। आप देखेंगे यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर से जो प्रश्नों के बाद की व्याख्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी। इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो राजगिरी में हुई थी, सबसे पहली वाली। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी वाली कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों तीसरी वाली जो थी वो पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। और अंतिम वाली जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी, कुंडलबन जम्मू में। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाला हो गया। हालांकि दोस्तों ये 4 ऐसी जो संगीतियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो कुल मिला के बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई हैं? तो 6 हुई हैं। 6 के बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्रम तो आपको पता चल गया ना। जो पहली बौद्ध संगीति हुई दोस्तों, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको याद होगा कि इसी साल गौतम बुद्ध की डेथ भी हुई थी। ठीक है, और उस समय राजा कौन था? तो अजातशत्रु। और ये स्थान था राजगिरी, जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप। ठीक है ना। इसके 100 साल के बाद, काफ़ी समय बीत गया, 100 साल तक कोई भी बौद्ध संगीति नहीं हुई। लेकिन 383 ईसा पूर्व में 100 सालों के बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस समय राजा कौन था? राजा था कालाशोक। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष बनाए गए थे सबाकामी। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 255 ईसा पूर्व में, लगभग 100 साल तो नहीं लेकिन 70-70 साल के बाद, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था मौर्य सम्राट अशोक महान के शासनकाल में, पटना में यानी कि पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष बनाए गए थे मोगली पुत्र तिस। ठीक है।
चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों ये होती है ईसा की पहली शताब्दी में। कहाँ पर होती है? कुंडलबन, जो कि कश्मीर में है। अश्वघोष और वसुमित्र, यहाँ पर अध्यक्षता जो थी दोस्तों ये अश्वघोष के द्वारा की गई थी। और समय था किसका? शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी में। इसके बाद फिर 1871 में पांचवी बौद्ध संगीति हुई। हालांकि एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पांचवी बौद्ध संगीति हुई ये 1871 में हुई थी। राजा था मिंडन और स्थान था वर्मा का मांडले। ठीक है, और छठी बौद्ध संगीति कब होती है? तो 1954 में करवाई गई थी वर्मा सरकार के द्वारा, और वर्मा के यांगून या रंगून में करवाई गई थी। प्रधानमंत्री बनाए गए थे यूनू। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, लेकिन 1, 2, 3, 4 नंबर की जो बौद्ध संगीतियाँ हैं यहीं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। आपको बताना है कि लेखक और ग्रंथ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करें त्रिविक्रम भट्ट, ये लेखक हैं। इनकी जो रचना है दोस्तों ये कौन सी है? तो ये है नल चंपू, इन्होंने लिखा है। ठीक है, जयदेव के द्वारा लिखा गया है क्या? गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। सोमदेव और क्षेमेंद्र, अब बात करें क्षेमेंद्र के बारे में, इन्होंने लिखा है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, बृहत कथा मंजरी। और सोमदेव की रचना कौन सी है? तो कथा सरित सागर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कथा सरित सागर, सोमदेव, त्रिविक्रम भट्ट, नलचंपू, जयदेव गीत गोविंद और क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखी गई है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है ए, ये आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? कालिदास की सारी किताबें आपको पता ही होंगी। तो इसमें मेघदूत ये रचना है कालिदास जी की। रघुवंश भी उन्होंने लिखा है। श्रृंगार शतक उनकी रचना नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 और 2 जो हैं ये रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? ये कालिदास जी की हैं। अब कौन बताएगा कि श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक के रचयिता कौन है? कौन है बताओ? तो ये हैं भर्तृहरि, नाम इनका भर्तृहरि, जो कि संस्कृत के जाने माने कवि और दार्शनिक हैं। तो श्रृंगार शतक लिखा गया है भर्तृहरि के द्वारा। ठीक है, तो भर्तृहरि द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध शतकों में यह एक है। तो इनका जो 3 शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, तो ये जो तीनों शतक हैं इन्हें शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। शतक त्रय, 3 शतक। ठीक है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो भर्तृहरि के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। जो पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं कौन कौन से स्थल हैं जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं? आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात करें अगर राखी गढ़ी के बारे में, तो राखी गढ़ी कहाँ पर मिलेगा आपको? राखी गढ़ी मिलेगा आपको हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा बात करें मंडी के बारे में, तो मंडी तो आपका यूपी में है। स्थान बताओ कहाँ है? हुलास भी आपका यूपी में है। तो 1 और 3 जो हैं ये दोनों स्थल जो हैं 1 और 3 वाले, विकल्प बी 1 और 3 ये यूपी में है। मंडी ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में है, और राखी गढ़ी हरियाणा में है, हुलास सहारनपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये सारे प्रश्न यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से पूछे गए हैं, तो इनको इसी प्रकार से आप रट लीजिएगा। पीडीएफ आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर शासक और राजवंश। अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, तो आप 9452252260 पर हेल्प पेड ग्रुप लिखकर आप भेज दीजिएगा, आपको जानकारी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शासक दिया गया है और उसका संबंध किस राजवंश से है ये आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम राष्ट्रकूट, कंडूगोन पल्लव, अमोघवर्ष प्रथम चोल, राजराज प्रथम पांड्य। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना कि राजराज प्रथम ये चोल राजा था। ठीक है, तो डी का तो आपका मैच हो रहा है 3 से, तो अगर डी का 3 मैच हो रहा है तो फिर यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आप मैच करा लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि महेंद्र वर्मन प्रथम, इसका संबंध किस राजवंश से है? तो पल्लव राजवंश से है। महेंद्र वर्मन प्रथम इसका समय रहा 600 से लेकर 600 ईस्वी तक। एक पल्लव राजा था जो कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। तो ये हो गया आपका महेंद्र वर्मन प्रथम।
कंडुगोन दोस्तों ये पांड्य राजा थे। कंडुगोन ने कलभ युग के बाद 6ठी शताब्दी में पांड्य वंश को पुनर्जीवित किया था। अगला है आपका अमोघ वर्ष प्रथम। इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश जो है दोस्तों, अगर इसके बारे में बात करें तो अमोघ वर्ष प्रथम एक राष्ट्रकूट राजा थे जो कि 9वीं शताब्दी में शासन करते थे। राजराज प्रथम मैंने आपको बताया था चोल राजा थे और इनका जो समय रहा वो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो सूची है उसमें आपको बताना है कि शिष्य और गुरु का संबंध। कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो कबीर के गुरु थे दोस्तों स्वामी रामानंद। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। मर्दाना के गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। इस प्रकार से इसको मैच करके नीचे कूट दिया गया है और उसी कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। अब कुछ प्रश्न RO 2013 प्री की परीक्षा जो पहली बार हुई थी 11 फरवरी 2024 को, वहाँ से मैंने लिए हैं। सारे प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के ही हैं, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? आपको पता है दोस्तों ना कि जो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन था, अभी भी वर्तमान में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यूपी है ना, तो यूपी जो है ये प्रांत हो गया। अगर तो प्रांत जितने भी होते हैं उनको किस में बांटा जाता है? जिलों में। जिले जो होती हैं दोस्तों उनको तहसीलों में, तहसील जो है ग्राम में, या फिर ब्लॉक के बाद ग्राम में। इस प्रकार से इकाइयाँ बनाई जाती हैं और फिर शासन व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल पाती है। तो यहाँ पर देखिए जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, उससे छोटा कौन सा था। जैसे कि सबसे बड़ा एरिया प्रांत, फिर जिला। वर्तमान में देखेंगे प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, ग्राम। तो उसी प्रकार से तब की व्यवस्था क्या थी? तो सबसे बड़ा एरिया क्या कहलाता था? भुक्ति, विषय, वीथि क्या कहलाता था? तो यहाँ पर वही आपको गेस करना है। देखो दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं प्रांत ना, जो प्रांत कहते हैं, तो प्रांत का संबंध मतलब उस समय जो भुक्ति होती थी वो वर्तमान प्रांत की तरह होती थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक अगर प्रांत है तो उस समय की भाषा में कहें तो यह एक भुक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर विषय जो प्रांत के जिले हैं, ठीक है, तो उनको तब कहते थे विषय, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप वाराणसी जनपद से हैं, तो वाराणसी क्या है? यह एक विषय है, जिला है। जिला मतलब विषय, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि जो आपकी तहसील है उसे क्या कहेंगे? तो तहसील को कहेंगे आप वीथी, ठीक है, वीथी। और ग्राम तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मतलब ये विकल्प ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कि भुक्ति जो होता था, भुक्ति पर जो शासन करता था उसे कहते थे उपरिक। क्या कहते थे? उपरिक। और विषय, ये भुक्त के नीचे जिले थे और विषय का जो मालिक होता था वो विषयपति होता था। जैसे कि आपका DM होता है, उसी प्रकार से विषयपति होते थे। वीथि विषयों और छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता था जिन्हें वीथि कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंधक जो था वो ग्राम प्रधान कहलाता था तब भी, और अब भी ग्राम प्रधान कहलाता है। अति प्राचीन काल से ग्राम प्रधान उसी रूप में यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न होंगे यूपी PCS 2024 से। चलिए, यहाँ पर भी वही कहानी है, सूची दी गई है, मैच कराना है। शहर का नाम दिया गया, योजना बनाए जाने की अवधि, तो कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाई कैनाल और भिलाई, ये जो शहर है इनकी योजना कब बनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो कांचीपुरम है ये तो प्राचीन काल में ही, यानी कि A का 4 जो है ये आपका मैच हो रहा है। तो कांचीपुरम प्राचीन काल से संबंधित है। जैसलमेर की योजना जो है दोस्तों ये मध्यकाल में बनाई गई। कोडाई कैनाल की औपनिवेशिक काल में, और भिलाई की स्वतंत्रता के बाद वाले समय में, स्वतंत्रोत्तर काल में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको आपको मैच कराना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करिए और उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यानी कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ये आपको बताना है, ठीक है। सुबह से शाम, सबसे सुबह कौन आया था, फिर दोपहर में कौन आया, रात में कौन आया, ऐसे आपको पता करना है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आते हैं भाई साहब कौन? फायान, ठीक है। फायान सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आते हैं फिर दूसरे नंबर पर आते हैं वेनसोंग। यहाँ पर भले नीचे लिखे गए हैं लेकिन क्रम से। तो आप देखिए यहाँ पर 4-3 और अलबरूनी कब आया था? तो दोस्तों जो अलबरूनी था सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। तो फायान कब आया? फायान 399 से 412 ईस्वी के दौरान
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय आया था। ह्वेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के समय में आया था, 629 से लेकर 645, लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था। इत्सिंग कब आया? तो ये ह्वेनसांग गया ना, उसके कुछ समय के बाद 671 में आ गया, 645 में गया था ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग आता है, ठीक है। इसके बाद अलबरूनी आता है 11वीं शताब्दी में, महमूद गजनी के साथ आया था। तो ये क्रम है फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन व्यापार के बारे में बात हो रही है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2024 में पूछा गया था। पहला कथन है कि प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। आपको पता ही है, तब ना तो ट्रक थे ना तो मालगाड़ियाँ थी, तो व्यापार कैसे होता था? नावों से होता था। और सबसे सुगम रास्ता क्या होता था? नदियाँ होती थी। नदियों में आराम से जो मतलब आवागमन था वो आसानी से हो सकता था। तो उस समय बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। नदी बंदरगाह समझ रहे हैं ना, एक समुद्री बंदरगाह होता है, एक नदी बंदरगाह होता है, तो उसके संदर्भ मिलते हैं, क्योंकि नदियाँ ही जो थी वो यातायात में मुख्य रूप से सहायक थी। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी थे। भाई सामान आएगा जाएगा कहाँ? तो गोदाम बनाए जाते थे। दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। 1 और 2 दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करिए। देखिए ये प्रश्न भी वही है, यूपी पीसीएस से ही है, पूछा गया प्रश्न है। निबंधकार और निबंध, देवण भट्ट, हेमाद्री, माधवाचार्य और बल्लाल सेन। तो पूछ रहे हैं कि इन्होंने कौन सा निबंध लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो सही मिलान क्या होगा? देवण भट्ट ने लिखी है दान सागर को। हेमाद्री की रचना है स्मृति चंद्रिका, ये हेमाद्री ने लिखा है स्मृति चंद्रिका। माधवाचार्य ने जो निबंध लिखा है उसका नाम है पराशर माधव, पराशर माधव माधवाचार्य, ठीक है। बल्लाल सेन की रचना का नाम है चतुर्वर्ग चिंतामणि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अभिकथन है, एक कारण है। तो अभिकथन क्या है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ये तो बिल्कुल सही है, तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। कारण क्या बता रहे हैं कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। चलिए सही उत्तर क्या है? देखिए कथन सही है, कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो विकल्प ए करेक्ट होगा। ए भी सही, आर भी सही, और आर ए की व्याख्या भी सही, ठीक है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूची दी गई थी स्थान और नदियों का संगम, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, और टिहरी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ना एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज अगर आपको याद रह गई ना तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इमेज दिखा दूँ, इसके बाद मैं आपको व्याख्या देता हूँ। ये देखिए 4 धाम यात्रा करते हैं आप, तो यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, ठीक है ना। तो यमुनोत्री से निकलती हैं कौन? यमुना जी निकलती हैं। यमुनोत्री से निकलती हैं यमुना जी, जो कि प्रयागराज में आके गंगा जी से मिलती हैं। तो ये तो बहुत बाद में जाके मिलती हैं, ठीक है। तो अभी इनको रहने देते हैं। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती हैं? तो भागीरथी जी निकलती हैं, ठीक है, भगीरथ। अब ये भागीरथी निकल रही हैं कहाँ से? गंगोत्री से। केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी। लेकिन बद्रीनाथ से जो प्रमुख नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर गंगा का रूप धारण करती हैं, वो कौन सी हैं? अलकनंदा, ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी की कहानी एक बार ठीक से आप लोग समझ लेंगे तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। देखो दोस्तों, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल रही हैं और यहाँ पर ये नीली रंग की जो आप रेखा देख पा रहे हैं ये अलकनंदा है, ठीक है। इसके बाद क्रम से याद रखिएगा कि ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा में एक धौली गंगा, ठीक है, जो कि विष्णुप्रयाग में आकर मिलती हैं। सबसे पहले अलकनंदा में विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर धौली गंगा आकर मिलती हैं। धौली गंगा नामक एक नदी आकर अलकनंदा में मिलती हैं। कहाँ पर? विष्णु गंगा में। विष्णु गंगा सबसे ऊपर हो गए विष्णु भगवान, ठीक है, तो विष्णु गंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आइए तो अब आ जाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है अलकनंदा से? नंदाकिनी। देखो मंदाकिनी और नंदाकिनी 2 नदियां हैं, ठीक है। तो पहले कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। पहले धौली गंगा क्या बन गया? विष्णुप्रयाग। फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग बन गया। इसके बाद एक नदी और आकर मिलती है पिंडार गंगा। अब यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया आपका कर्ण प्रयाग। पिंडार गंगा में कौन कौन सी 2 नदियाँ मिल रही हैं? अलकनंदा और पिंडार गंगा, पिंडर या जो भी पढ़िए आप।
तो कर्ण प्रयाग हो गया ये। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद बिल्कुल नीचे आकर जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी आकर अलकनंदा से मिलती हैं और यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है जय गंगा मैया। गंगा जी यहीं से माना जाता है कि ये गंगा जी बन गई। ठीक है, तो याद रखिए। तो यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी है? ये नीली नदी। कौन सी है? अलकनंदा। सबसे पहले विष्णुप्रयाग, कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। फिर नंदप्रयाग, कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। फिर ये आपका हो गया कर्णप्रयाग, कौन सी नदी मिल रही है? पिंडार गंगा। फिर हो गया आपका रुद्रप्रयाग, कौन सी नदी? मंदाकिनी। फिर सबसे लास्ट मिल रहा है कौन सा? देवप्रयाग में भागीरथी। ठीक है ना। और अब यहीं से गंगा जी बनती हैं। गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या बनेगा। जैसे कि दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देवप्रयाग में आपने क्या देखा? देवप्रयाग में तो कौन कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं? ये तस्वीर देखिए आप। देवप्रयाग में क्या मिल रहा है? भागीरथी जी मिल रही हैं और अलकनंदा मिल रही हैं। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर मिल रही हैं? ये मिल रही हैं देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। खैर यहाँ पर मैच वाला मैंने लिख दिया है। रुद्रप्रयाग में मिल रही हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, याद रखिएगा। ठीक है, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, याद रखिए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर गंगा मिलती हैं और टिहरी में भागीरथी और भिलांगना नदियों का संगम होता है। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूपी पीसीएस 2023 से कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए किताबें दी गई हैं और उनके विषय को आपको मैच कराना था। जैसे कि दोस्तों देखिए मिराते सिकंदरी, बुरहाने माशिर, रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंसा। तो किस किताब में क्या लिखा गया है यही आपको मैच कराना था और कूट दिया गया है, उसी कूट के आधार पर आपको उत्तर देना था। ठीक है ना। देखिए मिराते सिकंदरी में दोस्तों दिया गया है गुजरात विजय का जो उल्लेख है ये मिराते सिकंदरी में है। बुरहाने मासिर में दोस्तों बहमनी के अहमदनगर का इतिहास दिया गया है। रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा में महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब याद कैसे होगा? याद हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं। अभी आने वाले जो मॉक टेस्ट हैं उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि मैं बार बार रखूँगा ताकि वो चीज़ें आपको रट जाएं। और पीडीएफ भी आपको दी जा रही है, पीडीएफ आप लोग देखते रहिए। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आप परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। कोई चिंता नहीं करने वाली बात है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपका निकलेगा और निकलेगा, कोई चिंता नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वैशेषिका पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व, न्याय गौतम। तो कह रहे हैं कि इसमें केवल एक युग्म ही सही है। अब जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों देखिए दिया गया है दर्शन और प्रचारक के बारे में। ठीक है, तो किस दर्शन के कौन प्रचारक थे? यहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है? न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम माने जाते हैं, ये आपका सही है। बाकी दोस्तों जो ए बी और सी है ये आपका सही नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो जो आपका न्याय दर्शन है इसके प्रणेता कौन है? गौतम है। उत्तर मीमांसा के प्रणेता बादरायण है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी है। वैशेषिक के प्रणेता कौन है? कणाद है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय दर्शन है उनकी संख्या कितनी है। तो ये भी आप जानते हैं कि भारत में कुछ लोग अभी भी हैं जो आस्तिक हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो नास्तिक हैं और सबके अपने अपने दर्शन हैं। ठीक है, तो जो आस्तिक दर्शन है यानी कि जो वेदों को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके सम्मुख जो हैं 6 दर्शन होते हैं। कौन कौन से? सांख्य दर्शन प्रणेता कौन है? कपिल हैं। योग दर्शन प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। न्याय दर्शन प्रणेता कौन है? गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन है? जैमिनी है। और वेदांत के बादरायण है। ठीक है ना। इसके विपरीत जो नास्तिक दर्शन है दोस्तों, जो वेदों को नहीं मानते हैं, उसमें चारवाक दर्शन आता है। जैन और बौद्ध धर्म भी उसी में आता है। जैन और बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन में ही है, क्योंकि इस मतलब ये जो जैन और बौद्ध धर्म है ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है ना। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है?
चरक जो कि एक जाने माने जो है चिकित्सक रहे, ठीक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है, चरक संहिता। तो चरक का समय कब से कब तक है दोस्तों? चरक का समय जो है यह 100 से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। और कनिष्क के समय में थे, तो कनिष्क का जो शासनकाल है ये 127 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी के बीच में माना जाता है। हालांकि कुछ स्रोतों से उनके राज्य आरोहण की जो तिथि है वो 78 ईस्वी के आसपास भी मानी गई है, जिसके कारण विभिन्न विद्वान अलग अलग अवधियों का उल्लेख करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि 78 से लेकर 103 ईस्वी, कुछ लोग कहते हैं कि 127 से लेकर 151 ईस्वी तक। तो जो कुछ भी है अभी इसमें थोड़ा सा विवाद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो देखो, वैदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस समय एक अधिकारी होता था भागदूह, जिसका काम क्या था? तो देखिए, जो भागदूह होता था दोस्तों ना, नाम से देखो भागदूह, आज के ज़माने में भी कहते हैं ना कि यार ये तो सारा पैसा दूह लेता है। दूह लेना मतलब ले लेना, मतलब ये जो काम है ये राजस्व का है, ठीक है। तो भागदूह कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला जो अधिकारी होता था उसे कहते थे भागदूह, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो यहाँ पर जो मिलिंद पन्हो है उसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनके बीच संवाद है। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन या नागार्जुन? देखो दोस्तों, क्लियर कर दूं कि नागसेन और नागार्जुन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर जो विकल्प दिया गया था यूपीपीएससी के द्वारा वो गलत था, तो सी डी दोनों ही सही थे आपके, नागसेन और नागार्जुन। और यहाँ पर राजा मिलिंद से जो चर्चा की गई है वो नागसेन या नागार्जुन के द्वारा की गई थी। तो सी और डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जो विष्णु पुराण है उससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपका करेक्ट है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर वायु पुराण के साथ साथ जो मत्स्य पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, भागवत पुराण है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। जबकि दोस्तों जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश कब से कब तक रहा था? तो 240 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। और मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का शासनकाल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। एक शक्तिशाली साम्राज्य था, स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ था ये आपको बताना है। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, ठीक है ना, शुंग वंश आया था जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंगों के बाद कौन सा वंश आया था बताओ? कण्व वंश आया था, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण वंश जैसे कि मध्य एशियाई राजवंश प्रमुख थे, तो ये सब याद रखिए। कण्व वंश के बाद कौन सा आया था? सातवाहन आया था, फिर कुषाण आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? अभी जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले कौन आए थे। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? अंग्रेज आए थे क्या? अंग्रेज तो भाई साहब बहुत बाद में आए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, ठीक है। पुर्तगाली कब आए थे? मैंने आपको बताया था ना, पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद कौन आया था? फिर डच आए थे, कब आए थे? 1602 में आते हैं। अंग्रेज इसके बाद आते हैं। अंग्रेज कब आए थे? 1600 में कंपनी बनी थी, 1608 में आगमन हुआ था, ठीक है। डेनिस भी आए थे। डेनिस कब आए थे? 1616 में आए थे, 1616 में। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लड़ाई हुई थी वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, ठीक है ना। चलो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कौन आया? तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं यूनानी, इसके बाद आते हैं शक, फिर आते हैं कुषाण, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में वह स्थान कौन सा है? नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। देखो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो बहुत और भी आसानी आपको होने वाली है। आप देखेंगे ना, यूपी से ज़्यादातर लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब वहाँ पर निवास करते हैं।
और निवास करने के लिए अगर जगह मिल जाए तो क्या कहते हैं उसको, निवासा कहते हैं ना, निवासा मिल गया है। तो भैया निवासा कहाँ पर मिल गया है, निवासा ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। यूपी का निवासा कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। 1 का 3 मैच हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर गुड़ियाम ईसमपुर, ईसमपुर दोस्तों कहाँ पर मिलेगा आपको, तो असम, असम मतलब जो समतल नहीं है, लेकिन जो समतल है वो ईसम है, मतलब यूपी वाले समझते होंगे क्या बोलेंगे, असम, असम, और जो असम वाला एरिया है वो असम है, वो सम नहीं है, लेकिन ईसम है। ईसम में कौन सा, कर्नाटक है, ठीक है। ये हो गया आपका। डिडवाना कहाँ पर मिलेगा आपको, ये तो आपको रटा हुआ होगा, राजस्थान में है। गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है। तो यही आपको मैच कराना था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आपका अंतिम प्रश्न है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति जो है उसका पूर्वी सीमांत कौन सा था, ये आपको पता है ना कि ये देखिए आपका, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो हड़प्पा संस्कृति का जो पूर्वी सीमांत है ये, तो ये दोस्तों क्या था आपका, आलमगीरपुर था, ठीक है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है, ये सबसे पूर्वी सीमा था। इसके बाद जो है हड़प्पा स्थल जो था वो नहीं मिलती है, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, सबसे पूर्वी सीमा। सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पश्चिमी सीमा ये आपको पता ही है, बलूचिस्तान में मिलती है आपको, ठीक है। उत्तर में सबसे मांडा मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में। और सबसे नीचे जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये एक नदी है, ये देखिए आप, दक्षिण में जो दाइमाबाद है, नर्मदा नदी तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1100 किलोमीटर थी। ये जो सभ्यता थी इसकी लंबाई यहाँ तक 1100, और ये जो ईस्ट टू वेस्ट कितनी थी, ये 1600 थी। और कुल जो क्षेत्रफल था ये कितना था, तो कुल क्षेत्रफल 14 लाख वर्ग किलोमीटर का था। सभ्यता जो थी यह त्रिभुजाकार फैली हुई थी। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर अगर कोई पर्सनल सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर अनावश्यक सवाल मत पूछा करिए। धन्यवाद आपका, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।